पहला क्वेश्चन, आपको पता भी होगा कि पहले क्वेश्चन के बारे में जो पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में तुम्हें जानकारी भी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, जैसे कह रहा है कि नई संसद भवन में संगोल को किस सदन में रखा गया है। तो देखो मैं आपसे बताऊं, संगोल तो है, इस संगोल के अलावा इसको जो है बेटा वो राजदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजदंड भी कहा जाता है। अब ये संगोल होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, ये एक प्रतीक के तौर पर है, एक गदा के तौर पर है, एक छड़ी के तौर पर ये होता है। और ये भारत में जो प्रचलित था ना, तो ये भारत में, मैं आपसे बताऊं, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। ये जो संगोल था, जिसको हम राजदंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आप पुटअप कर लेना एकदम से, मान लो आप अपनी रफ या फिर जो भी है उस पर भी आप एकदम से लिख लेना, ज्यादा स्पीड से नहीं चलूंगा, आराम से बताऊंगा। तो जो संगोल है ना, इसको राजदंड भी कहा जाता है। ये भारत में, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत में भी एक राजवंश था जिसका नाम था चोल वंश। और ये जो चोल वंश था, ये बेटा तमिलनाडु के आसपास का एरिया है। कहाँ का है? तमिलनाडु के आसपास का एरिया। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे चोल वंश, पल्लव वंश, कर्णव वंश, परिहार वंश, सातवाहन वंश, इस तरह के वंश आप पढ़ते हो। तो वहीं पे चोल वंश है। तो चोल वंश जो है ना, वो बेटा वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास का जो है वो क्षेत्र है। चोल वंश के अंदर प्रसिद्ध होता था संगोल। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारा देश आजाद कब हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था 1947। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय के जो गवर्नर थे या उस समय के वायसराय थे, वो कौन थे? माउंटबेटन। और माउंटबेटन कह रहे थे कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, हम भारत को आजाद करके जा रहे हैं। तो माउंटबेटन बोला कि जब हम भारत को आजाद करके जा रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि एक प्रतीक के तौर पर, एक जो है एक तरीके से एक स्मृति के तौर पर मैं भारत को कुछ देना चाहता हूं कि जिससे ये लगे कि ब्रिटेन ने जो है वो सत्ता किसको दे दी है? इंडिया को दे दी है। तो उस समय में आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत का एक व्यक्ति बड़ा और फेमस है, जिसका नाम तुमने सुना होगा। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा आंदोलन चलाने वाला वही था, सी राजगोपालाचारी। क्या नाम था उसका? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ये दक्षिण भारत का बड़ा फेमस व्यक्ति था। यानी दक्षिण भारत के अंदर जितने भी आंदोलन चलते थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सविनय अभिज्ञा आंदोलन हुआ, जितने भी आंदोलन चलते थे, दक्षिण भारत में उनको सक्रिय करने का काम, एक्टिव करने का काम सी राजगोपालाचारी करता था। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब माउंटबेटन यहां से जा रहे थे, तो माउंटबेटन ने कहा, किससे कहा? तो माउंटबेटन ने कहा सी राजगोपालाचारी से। और सी राजगोपालाचारी से इन्होंने कहा कि मैं भारत को छोड़ के जा रहा हूं, भारत को आजाद करके जा रहा हूं, मैं सारी की सारी सत्ता जो है वो भारत को जो है वो मैं देने जा रहा हूं। तो आप ये बताइए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ध्यान रखना। तो माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो माउंटबेटन को सलाह किसने दी थी? सी राजगोपालाचारी ने। और सी राजगोपालाचारी ने कहा था कि आप दक्षिण भारत जाओ, चोल वंश के अंदर जो है वो एक संगोल है, और उस संगोल को आप लेके आओ। और लेके आने के बाद में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कौन? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको दे दो। ये है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को संगोल किसने दिया था? माउंटबेटन ने। और किसके कहने पे दिया था? सी राजगोपालाचारी के कहने पर। आया कहां से था? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में किस वंश से आया था? चोल वंश से। और संगोल का मतलब क्या होता है? तो संगोल का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण। क्या होता है बेटा? सत्ता का हस्तांतरण। क्या होता है? सत्ता का हस्तांतरण, ये होता है संगोल का मतलब। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेने से मना कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला मैं क्यों लूं? क्यों? क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण, क्या हस्तांतरण है भाई? देश है भारत, पहले था, आज भी भारत है और भारत ही रहेगा। आप आए, कुछ टाइम आए, आपने हमारे भारत पे क्या करा? शासन चलाया, अब आप जा रहे हो। मना कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेने से। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेने से मना कर दिया ना, तो इसको उठा के रख दिया गया आनंद भवन। कहाँ रख दिया गया बेटा? आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ पर है? इलाहाबाद। इसको यहाँ पे उठा के लाके रख दिया गया था।
और आज हुआ, अब मान लो 2023 बीता है, अब क्या चल रहा है 2024। तो ध्यान रखना, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023। तो 28 मई 2023 को ना इलाहाबाद के आनंद भवन से उठाकर इस संगोल को लाके रख दिया गया था नई संसद भवन में, और नई संसद भवन के लाके रख दिया गया था लोकसभा में। और लोकसभा में किसके पास लाके रखा गया? स्पीकर महोदया के पास लाकर जो है वो क्या कर दिया गया था? रख दिया गया था। तो क्वेश्चन आ भी चुका है ये वाला कि जो नई आपका जो संसद बनी है, संसद भवन बना है, उसमें लोकसभा होता है, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा में जो स्पीकर महोदया बैठता है, स्पीकर महोदया के बराबर में जो है इस संगोल को लाके क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। और इसका उद्घाटन करा गया है 28 मई 2023 को, और जिसके द्वारा किया गया है वो कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। जिस दिन उद्घाटन किया गया है 28 मई आपका 2023 को, इसी दिन 75 रुपए का एक सिक्का भी क्या करा है? सरकार ने क्या करा है? जारी करा है। नई वाली संसद भवन के जो वास्तुकार है वो कौन है? तो वो कौन है? बिमल पटेल। कौन है बेटा? बिमल पटेल। और ये बिमल पटेल कहाँ के हैं? गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के। तो नई वाली संसद भवन का वास्तुकार बिमल पटेल है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। क्वेश्चन बनता है कि नई वाली जो आपका लोकसभा राज्यसभा है उसके प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। और अगर मैं बात करूं आपका लोकसभा की, तो लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? मोर। बात करें लोकसभा में वर्तमान सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? 888। और बात करें कि राज्यसभा में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 384। डिटेल बहुत है, ज्यादा डिटेल देंगे तो 10 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक चीजें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, आगे चले? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, हालांकि विश्व में तो और भी बहुत बहुत ऊंची मूर्तियां हैं, लेकिन बात चल रही है नटराज की मूर्ति की, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि नटराज की मूर्ति किस भगवान के नृत्य को संबोधित करती है? सबने नटराज की मूर्ति देखी होगी और आपने देखा भी होगा कि वो किस तरह का नृत्य करी हुई है, ठीक है, ये भी देखा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस भगवान की तरह से वो नृत्य कर रही है, वो उनको मतलब ऐसे पूछ रहा है कि किसको संबोधित करती है? भगवान शिव को करती है, भगवान कृष्ण जी को करती है, भगवान विष्णु को करती है, भगवान ब्रह्मा जी को करती है? तो किसको करती है? शिव, भगवान शिव। एक क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीएससी के अंदर, जिसके थ्रू आप क्या बनोगे? आईएएस, आईपीएस, है नहीं, आईएफएस, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, नटराज की जो मूर्ति है ना, अभी भारत में आपका एक सम्मेलन हुआ था G20, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसकी फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी बार 2024, जो एग्जाम आपका क्या हुआ है? कैंसिल हुआ है, ठीक है, ध्यान रख। कोई जाना चाहता है क्लास से? किसी का मन है जाने का? कोई क्लास करना मतलब नहीं करना चाहता है, मन जाना चाहता है तो जा सकता है, बीच में उठ के ना जाओ बस। हाँ समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्वेश्चन मैं जब कराऊंगा ना, तुम बीच में से उठ के जाओगे ना तो फिर डिसमिस हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, कोई भी हो, आप मेरी जगह आके खड़े होगे तो अजीब, सही नहीं लगेगा ना कि यार पता नहीं सही हम पढ़ा रहे अपनी तरफ से और पता नहीं कहीं कोई कमी रह गई। तो अब रोबोट तो मैं बन नहीं सकता, है नहीं, आइंस्टीन वह नहीं बन सकता। हालांकि आइंस्टीन का एक सिद्धांत है E बराबर mc², मैं उसे प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बन तो नहीं सकता ना, तुम्हारी सारी जिनकी मतलब मन में जो इच्छा है पूरी तो मैं नहीं कर सकता। तो इधर ध्यान दो। तो अब एक सम्मेलन हुआ था, कौन सा हुआ था बेटा? G20। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ग्रुप ऑफ 20। ये कहाँ पे हुआ था आपका? 2023 में भारत में। और भारत में कहाँ हुआ था? भारत मंडपम। कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। भारत मंडपम के अंदर क्या हुआ था? ये कराया गया था, ठीक है। और भारत मंडपम के बाहर आपको ध्यान रखना है 28 फीट, कौन सी? 28 फीट। 28 फीट नटराज की मूर्ति को क्या करा गया था? लगाया गया था। ये
हाँ 27 28 फीट आपको ध्यान रखना है। 28 फीट जो नटराज की मूर्ति है वो क्या करा गया था, वो लगाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भगवान शिव। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कितनी धातुओं से बनी हुई है, तो मैं आपसे बता दूं ये 8 धातुओं से बनी हुई है, तो इसे कहा जाता है अष्ट प्रधान मूर्ति। क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान मूर्ति। ठीक है, ध्यान रखना। 8 धातुओं से बनी हुई है। इसमें 2-4 धातु भी पूछ लेगा। क्या ये सीसा से बनी हुई है? बनी हुई है। क्या ये तांबा से बनी हुई है? बनी हुई है। क्या ये टिन से बनी हुई है? बनी हुई है। क्या ये जस्ता से बनी हुई है? बनी हुई है। क्या ये सोना से बनी हुई है? बनी हुई है। क्या कांसा से बनी हुई है? बनी हुई है। सीसा से बनी हुई है? बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें शीशे का इस्तेमाल भी किया गया है, इसमें कांसे का इस्तेमाल भी किया गया है, इसमें सोने का इस्तेमाल भी किया गया है, इसमें शीशे का इस्तेमाल 2 बार हो गया शीशा, इसमें शीशे का इस्तेमाल भी किया गया, तांबे का इस्तेमाल भी किया गया है, इसमें जो है वो जस्ता भी लगाया गया है। मेन आता है इसमें सोना। पूछा जाता है कि सोना लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। कांसा भी लगा हुआ है, शीशा भी लगा हुआ है, तांबा भी लगा हुआ है, टिन भी लगा हुआ है, जस्ता भी लगा हुआ है, और इसमें एक पारा भी लगा हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि जो G20 सम्मेलन हुआ है उसके बाहर, भारत मंडपम के बाहर जो नटराज की मूर्ति लगाई गई है वो अष्टप्रधान मूर्ति है। निम्न में से कौन सी धातु है, कौन सी धातु नहीं है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर धातु के बारे में तुम्हें पता तभी इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे? तो 2023 की G20 की सदस्यता किसने करी है? भारत ने। अब कौन सा आएगा? 2024। 2024 में G20 की सदस्यता कौन करेगा? तो ये करेगा कौन? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी और मुद्रा नहीं पता, पढ़ा नहीं। अबे तुम ना बता रहे, 2-3 तुम भी बता दो यार। तुमने तो पढ़ा है, मैंने तो आपको सीट दी है, राजधानी और मुद्राओं की सीट दी है। एसएससी बड़ा पूछता है राजधानी, राजधानी के साथ साथ मुद्रा। टका कहाँ की है? ये क्वेश्चन आया था। नेपाल की राजधानी, बांग्लादेश की, तिब्बत की, तिब्बत की, भूटान की, चाइना की। पड़ोसी तो पूछी गई थी तुम्हारी। जो पड़ोसी आपका देश है भूटान, भूटान की राजधानी और तिब्बत की, तिब्बत की बताओ। नहीं पता? तिब्बत किसके रेस्पोंडेंट हो चुका है? चाइना के। तिब्बत पे किसका कब्जा है? चाइना का। तो चाइना का कब्जा है तो चाइना उस पर अपने हिसाब से चलाता है सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको राजधानियों के बारे में पता होना चाहिए और राजधानी के साथ साथ मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए कि किस देश की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। इधर आ जाओ। ठीक है, तो 2023 में भारत में हुई थी और 2000 आपका जो 24 में है इसकी सदस्यता कौन करेगा? ब्राजील। अच्छा, आपने देखा होगा कि G20 में जो है मोदी जी लोगों का सम्मान कर रहे थे बुला के, है नहीं? तो पीछे उन्होंने किसकी प्रतिमा लगा रखी थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसकी प्रतिमा लगा रखी थी जहां पे इन्होंने जो है अभिवादन करते थे, ये लोगों का स्वागत करते? जैसे मान लो अन्य देश का कोई भी प्रधानमंत्री आया, अन्य देश का कोई भी राष्ट्रपति आया, तो वो क्या करते थे? वो उसका स्वागत करते थे। तो उन्होंने पीछे, जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सिलेक्टेड आता है तो ये लगा दिया जाता है। ये नालंदा का लोगो है ना, तो ऐसी मोदी जी ने लगवा रखा था। बताओ क्या था बेटा? कोणार्क चक्र। ये क्वेश्चन कई बार आया, कोणार्क चक्र। ये कोणार्क चक्र किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया कोणार्क चक्र का इस्तेमाल G20 में किया गया है। और G20 की थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। क्या है बेटा? वासुदेव कुटुंबकम। और इसको शॉर्ट में एक तरीके से और बोला जाता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन फ्यूचर, ये इसकी क्या है बेटा? थीम। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इतनी डिटेल काफी है, काफी। G20 में और भी बहुत क्वेश्चन है लेकिन इतना काफी है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सिद्धू? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे मिल जाएगी। और ये जो सीट है ना, ये सीट है, ये आपके टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। नालंदा के टेलीग्राम पे भी डाल दी जाएगी, एकेडमी पे,
और मेरा खुद का भी टेलीग्राम है, उस पर भी मैं अभी डाल दूंगा क्लास पढ़ा के। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आपको कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा। टेलीग्राम चैनल है लवी राजपूत सर के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना, लवी राजपूत सर। इसमें लगभग 1400 या 1500 के बीच में जो है वो क्या है, जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है, ध्यान रखना। लवी राजपूत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर ये पीडीएफ आपका डाल दी जाएगी। बाकी नालंदा एजुकेशन जो हमारा चैनल है, नालंदा एजुकेशन जो आपका अकेडमी का चैनल है, इस पर भी ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। तो ये उस पर भी डाल दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास है, यूट्यूब पर मिल जाएगी। नोट्स बढ़िया करके बनाओ, ठीक है। सलेक्शन लो यार, भीड़ तो बहुत है लेकिन सलेक्शन लो, ठीक है। और सलेक्शन लेने के बाद में जो फील आता है ना वो अलग ही होता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, तुमने स्टैचू ऑफ यूनिटी तो पढ़ा होगा, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ये कहां से है? गुजरात से। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना, ये भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि आप विश्व में कहीं भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी हुई है भारत से बाहर, तो अगर भारत से बाहर जा रहे हो तो विश्व में जा रहे हो आप, तो विश्व में आपको ध्यान रखना अमेरिका में। कहां पे बनी हुई है? अमेरिका में। और अमेरिका में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मेरीलैंड। कौन सा लैंड? मेरीलैंड। तो अमेरिका के मेरीलैंड में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी हुई है, और ये मूर्ति बनी हुई है 19 फीट की। कितनी फीट की बनी हुई है? 19 फीट की। ये उत्तराखंड के पीसीएस के प्री में आया था कि भारत से बाहर क्या भीमराव अंबेडकर की कहीं मूर्ति बनी हुई है, तो अमेरिका में बनी हुई है, अमेरिका के मेरीलैंड में बनी हुई है, और ये 19 फीट की है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कहेगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्या कहीं भारत में भी बनी हुई है? हाँ, भारत में बनी हुई है, हैदराबाद में। कहां पे बनी हुई है? हैदराबाद। किसकी राजधानी है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। तो मूसी नदी के किनारे जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, जिससे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला जाता है। भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया था? संविधान। क्या अकेलों ने बनाया था? ये सबने बनाया था मिलकर। लेकिन अहम रोल किसका रहा? भीमराव अंबेडकर। हालांकि और भी बहुत लोगों का रहा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट ये है कि भीमराव अंबेडकर ग्राम पंचायत के सपोर्ट में नहीं थे। जानते हो क्वेश्चन? ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल जो 40 है, ग्राम पंचायत का उल्लेख, यानी गांव में जो प्रधानी का चुनाव हो रहा है, भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। इसके पक्ष में थे कौन? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच इस मत को लेकर आपस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता था। अब ऐसा नहीं, आप ये सोच लो कि दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, ठीक है, ध्यान रखना। राजनीतिक मुद्दे में देखा जाए ना तो इन लोगों के बीच में कभी भी लाठी डंडे वाली लड़ाई नहीं हुई है, सिर्फ विचारों से होती है, ठीक है। कभी आप सोच लो कि गांधी जी भीमराव अंबेडकर के बिल्कुल क्या खिलाफ थे, अगर सामने आ जाए करे थे तो क्या एक दूसरे को गाली देने लगे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी आप सोच लो। तो भीमराव अंबेडकर सपोर्ट में नहीं थे, गांधी जी इसके सपोर्ट में थे। इसीलिए आर्टिकल 40 को कहा जाता है गांधीवादी विचारधारा वाला अनुच्छेद। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी अनुच्छेद है? और ये क्वेश्चन आ गया ना तो मैं मानता हूं 50 या 40% लोग करके आएंगे, आधे से ज्यादा छोड़ के आएंगे कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, यूनिटी के बारे में जानते हो? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पर है? गुजरात में। किस नदी पे? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है साधु बेटका द्वीप। कौन सा द्वीप बना हुआ है? साधु बेटका द्वीप। आपने एक बांध पढ़ा होगा, सरदार सरोवर बांध।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर जैसी सरदार सरोवर बांध बना हुआ है ना, तो उससे आप नीचे 1-1.5 किलोमीटर जाओगे तो एक टापू पड़ता है साधु बेट का, जिसको द्वीप बोला जाता है। और इसी पे आपका क्या बनाया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद विश्व की एक सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है भगवान श्री राम की, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो अभी क्वेश्चन यही रहना है आपका, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा वो वाला। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की ओर चलें? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, क्या कहता है। देखो एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, बड़े आते हैं ऑपरेशन, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऑपरेशंस के बारे में। बताओ मुझे कि वर्ष 2023 में इजराइल और हमास, बहुत ज्यादा घमासान छिड़ा हुआ है इनमें। आपको पता होगा कि इजराइल बन रहा हमास का दुश्मन, हमास बन रहा इजराइल का दुश्मन। तो इसमें क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में युद्ध है ना, तो हमारे भारतीय लोग इजराइल में फंसे हुए हैं। तो इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चला रखा? ऑपरेशन अजय। लेकिन ऑपरेशन अजय आपको ध्यान रखना कि किस मंत्रालय ने चलाया है? तो भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने चलाया है? विदेश मंत्रालय। किसने चलाया है बेटा? विदेश मंत्रालय। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह चलाया था अक्टूबर 2023। तो 11 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्रालय द्वारा जो है इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो चलाया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आरओ के अंदर, जो अभी हुआ आरओ का। आरओ एआरओ में एग्जाम वॉरियर्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, अजय वॉरियर वगैरह आया, ऑपरेशन अजय आया, ऑपरेशन दोस्त आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 7-8 दिन जितना करंट अफेयर पढ़ाया था टोटली आया, एक भी बाहर नहीं आया, ठीक है, ध्यान रखना। एपीएस में भी आया, एपीएस में भी आया। अभी तक जब से मैं आया हूं ना ठाकुरद्वारा में नालंदा में, तो मेरे सामने 3 एग्जाम हुए, एक आरओ और एपीएस और एक यूपी पुलिस और एक एसएससी जीडी चल रहा है, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना, गारंटी के साथ 50+ जा रहा, मतलब 50+ फंस रहा है। अब इसे मान लो कि ऊपर वाले की कृपा है, मैं क्या कर सकूं क्या पता एक भी ना आते मेरे पढ़ाए हुए, है नहीं। तो ये है कि हाँ 50+ चल रहा है। और जीके में ना 50+ तो छोड़ो, 30-40 बालक अपने मुंह से कह रहा है कि यार 40 भी आ जाएगा ना। हाँ 10-12 एक में 10-12। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा आप करंट अफेयर स्टैटिक पे फोकस बनाओ कि उसमें मेरा प्रॉफिट होगा। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम्हारी नौकरी लगेगी। मेरा क्या प्रॉफिट होगा? मेरा क्या, तुम बच्चे आ जाओगे, मेरी क्लास पढ़ लोगे, चलो ठीक है, 2-4 रुपए और फालतू मिल जाएंगे, इतना ही हो सके। लेकिन कोई बात ना है चलो इधर को देख लो। अब आगे बताओ, ऑपरेशन दोस्त दे रखा है, एक ऑपरेशन देवी शक्ति दे रखा है और एक ऑपरेशन गंगा दे रखा है। क्या कोई है ऐसा बंदा क्लास के अंदर जो मुझे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा बता देगा किस किस के बीच में चल रहा है? हाँ ये बेटा बताएगा, बताओ। तुर्की और भारत के बीच में ऑपरेशन दो, शाबाश क्या बात है। तुर्की के बीच में या सीरिया के, या तुर्की भारत? तुर्की भारत, तुर्की सीरिया है वो। और वहां से तुर्की से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। सही, एकदम बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब है तुर्की और सीरिया के बीच विवाद छिड़ा हुआ है नहीं। और इनसे मतलब तुर्की से भारत के लोगों को निकाल के ला रही है मोदी सरकार, भारत सरकार, तो उसके लिए उन्होंने चलाया ऑपरेशन दोस्त। आपने सुना है कि अफगानिस्तान पे भी हमला हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। पूरे विश्व में सबसे अच्छी करेंसी अगर इस समय है तो वो काबुल है। क्या है? अफगानी। करेंसी का नाम क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान की करेंसी का नाम है अफगानी। सबसे बेटर मुद्रा इस समय की अफगानी मुद्रा है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल पसंद था किसको? बाबर को, बहुत पसंद था। तो बाबर का मकबरा भी काबुल में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले इंडिया में था, आगरा में, लेकिन अब कहां चला गया? काबुल। कौन ले गया था? अकबर ले गया था। तो ध्यान रखना है, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन देवी शक्ति। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अगले क्वेश्चन की ओर चलें? ठीक है बेटा,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जो क्वेश्चन मैंने जिस जिस टॉपिक से उठाए हैं 10, वो 10 टॉपिक पढ़ लो डिटेल में। जैसे संसद पढ़ाई, डिटेल में पढ़ लो, आगा क्वेश्चन। G20 पढ़ाया, घर पे जाके डिटेल में पढ़ लेना, G20 का क्वेश्चन आता है, आएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपका किसका था? तो तीसरा क्वेश्चन आपका जैसे ये हो गया ऑपरेशन वगैरह के, दोस्त वगैरह जो भी हैं, तो ऑपरेशन जितने भी हैं आप पढ़ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चक्रवात तेज। क्या चक्रवात आते हैं? नहीं आते? आते हैं, बार बार आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो चक्रवात से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि चक्रवात तेज आया है, इसका नामकरण किसने, किस देश ने किया है? यमन। चक्रवात तेज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आया। अब एक बार बताओ, 180 किलोमीटर घंटा की स्पीड से अगर कोई चीज दौड़ेगी, सामने कोई आ जाएगा, रुक जाएगा उसके कोई? है भाई, मोटरसाइकिल 60-70 पे चलती, उसके सामने ही कोई आ जाए तो आदमी इधर उधर को हो जा। तो ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से जुड़ रहा है, तो ऐसे मान लो कि सब बिल्डिंग विल्डिंग और पेड़ वेड़ सब उखाड़ के फेंक दिए इसने। और वो प्रकृति पूछता है कि इस तूफान की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है उष्ण कटिबंधीय। कैसी प्रकृति है? उष्ण कटिबंधीय। ये प्रकृति पूछी गई है इसकी, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि चक्रवात तेज की प्रकृति कैसी रही है? तो उष्ण कटिबंधीय रहा। और उष्ण कटिबंधीय होता है बहुत ज्यादा भयानक होता है, बहुत ज्यादा गर्म पवनें होती हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका नामकरण किसने करा? भारत के अंदर 2 चक्रवात और पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है आपको चक्रवात मीचांग, ठीक है, ध्यान रखना। और एक पढ़ना है आपको चक्रवात मिथिला। कौन सा पढ़ना है बेटा? मिथिला। ये दोनों के दोनों जो चक्रवात आए हैं वो आए हैं बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में आए हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आए हैं दोनों के दोनों। बात करें चक्रवात मीचांग की, तो इसने जो प्रभावित करा है वो करा है तमिलनाडु को, और तमिलनाडु के साथ साथ इसने प्रभावित करा है आंध्र प्रदेश को। किसको करा है? आंध्र प्रदेश को। बात करें अगर हम चक्रवात मिथिला की, तो चक्रवात मिथिला ने जो प्रभावित करा है वो करा है बांग्लादेश को। किसको करा है? बांग्लादेश को। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको इफेक्टेड करा है। क्या कोई मुझे बताएगा पूर्वोत्तर भारत के राज्य? लड़कियों बताइए जरा कोई एक आध पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कोई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। करे करो हिम्मत थोड़ी बहुत, ठीक है। अधिकारी बन जाओगे ना तो फिर अलग ही जज्बा दिखाना पड़े अधिकारी को, है नहीं? डांट भी मतलब लगानी पड़ती है नीचे वाले कर्मचारियों को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। इधर ध्यान दो, चक्रवात मिथिला बांग्लादेश में आया और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में आया। जैसे आया असम, जैसे आया नागालैंड, जैसे आया मिजोरम, और जैसे आया मेघालय। इनमें क्या आया है? ये तूफान आया हुआ। इस तूफान का नामकरण करा है मालदीप ने। किसने करा बेटा? मालदीप ने। क्वेश्चन बन चुका है कि चक्रवात जो आपका जो मिथिला आया है वो भारत में आया है, पूर्वी घाट में आया है, बांग्लादेश को प्रभावित करा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य को प्रभावित करा है। इसका नामकरण किसने करा है? मालदीप ने इसका जो है वो क्या करा है? नामकरण करा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ गया? चक्रवात तेज किस देश से रिलेटेड है बताओ? यमन से। इसकी प्रकृति कैसी है? कितने किलोमीटर की स्पीड से आया? चक्रवात मीचांग किस खाड़ी में आया? बंगाल की खाड़ी। चक्रवात मिथिला किस खाड़ी में आया? बंगाल की खाड़ी। मिथिला ने किस देश को इफेक्टेड करा भारत के अलावा? बांग्लादेश। भारत का कौन सा राज्य है? असम। असम के अलावा नागालैंड, नागालैंड के अलावा मिजोरम, मिजोरम के अलावा मेघालय। चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने करा? मालदीव। क्या भारत का पड़ोसी है मालदीव? यस या नो? यस या नो? है, लेकिन कैसा? कैसा? जलीय पड़ोसी देश। दो हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के दोनों जलीय पड़ोसी देश। चक्रवात मीचांग ने किस राज्य को इफेक्टेड करा? तमिलनाडु। और दूसरा आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर दे दो मुझे।
बताओ कौन देगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? बी, संजीव है। अबे पढ़ लो ढंग से, यही तो गलती करो तुम एग्जाम में। क्यों? क्योंकि तुम संजीव को ही पढ़ो तो संजीव को ही लगाओ। अब वो अंग्रेजी का कहवा है, हिंदी का कहवा है, गणित का कहवा है, विज्ञान का कहवा है, तो सब कुछ संजीव ही लगाओ जाओगे हैं भाई। ये तो देख लो ये किस भाषा में कह रहा है, अंग्रेजी। जो आप संजीव आंसर मार रहे हो वो किस भाषा में है, हिंदी। आपने पॉलिटी में कितनी भाषाओं के बारे में सुना है? 22 भाषा है। इस बार 2 और बढ़ा दी गई हैं, मराठा सॉरी राजस्थानी और गुजराती, मतलब राजस्थानी भी है शायद, राजस्थानी बढ़ाई है और एक और बढ़ाई है। राजस्थानी का तो मुझे कंफर्म है कि राजस्थानी बढ़ाई है, इसमें 2 भाषा बढ़ाई गई है। वैसे संविधान में कितनी भाषाओं के बारे में पढ़ते हो? 22 ही है, लेकिन इस पुरस्कार के अंदर 2 भाषाएं और बढ़ा दी, जिसमें आपका राजस्थानी मुझे याद है, बाकी एक याद नहीं है, याद आ जाएगी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे साहित्य पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर। और इनकी एक पुस्तक है रैग्विन इन रागा जानकी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पुस्तक पूछा गया, रैग्विन इन रागा जानकी, रागा जानकी। ये क्या है? इसकी बुक है। और ये बुक किस भाषा में लिखी है इन्होंने? अंग्रेजी भाषा। ये इतनी फेमस हुई है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार देना पड़ गया। तो बुक भी ध्यान रखनी, किस बुक के लिए, किस भाषा के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है। संजीव कुमार को किस भाषा में दिया गया है? हिंदी। और हिंदी इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। तो संजीव कुमार ने हिंदी में लिखा है मुझे पहचानो उपन्यास, और मुझे पहचानो के लिए इनको क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस भाषा में? हिंदी। और इसका आंसर क्या है? नीलम शरण गौर। अरुणा रंजन मिश्रा, मिश्रा जी कौन होते हैं? मिश्रा जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, चतुर्वेदी, द्विवेदी जी, ये कौन होते हैं? पंडित होते हैं। तो पंडित जी को किसका ज्ञान ज्यादा होता है? संस्कृत भाषा का। तो अरुणा रंजन मिश्रा को किस भाषा में दिया गया है? संस्कृत भाषा में। किसको दिया गया है? संस्कृत। सद्दी का नवाब शहर बता दो, थोड़ा सेंस लगा दो। उर्दू। किस भाषा में? उर्दू। तो उर्दू भाषा के लिए सद्दी का नवाब शहर, संस्कृत भाषा के लिए अरुणा रंजन मिश्रा, हिंदी भाषा के लिए संजीव कुमार, और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 अभी शुरू हुआ है, अभी मिला नहीं है, जब मिलेगा यहीं जोड़ दिया जाएगा। अभी जब तक यही याद रखना है, एसएससी में क्वेश्चन आया यहां से, ठीक है? वैसे ही नहीं कह रहे, जाके जो है देख लियो बैक वाला पेपर ऊपर होगा तो, कि हाँ है या ना है, कभी वैसे ही क्या हो जा रहे हो, ठीक है? ध्यान रखना। इधर आ जाओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सा है? गीता प्रेस, शाबाश, वेरी गुड। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किस संस्था को जो है वो दिया गया है? देखो किसको दिया गया है? गीता प्रेस। कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। ये गीता प्रेस बनी कब थी? 1923। इस अब क्या चल रहा था? 2023। अब तो खैर 24 चल रहा है, लेकिन दिया कब गया है? 2023 में। तो अगर 1923 में बना है, 2023 हो गए, तो बेटा कितने साल हो गए? 100 वर्ष। जब 100 वर्ष हो गए तो 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 का अभी तक किसी को नहीं दिया था, 22 का भी दिया ही नहीं गया। तो 2021 का किस संस्था को दिया? गीता प्रेस, गोरखपुर। और इस गीता प्रेस में जितने भी हमारे भारत के ग्रंथ है ना, जितने भी हमारे भारत के पुराण है, जितने भी भारत के हमारे वेद है, जितने भी भारत के हमारे महाकाव्य हैं, सबकी प्रिंटिंग प्रेस यहीं होती है। सब यहीं, महाभारत, रामायण, वेद, जो भी कुछ होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब यहीं प्रिंटिंग होता है, गोरखपुर के अंदर होता है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती। किस नदी के किनारे? राप्ती। यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है तो गोरखपुर में। कहां पे होता है? गोरखपुर। यूपी में सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती है तो कहां होती है? गोरखपुर में, ठीक है? ध्यान रखना। और ये कैसा जिला है? पूर्वी, आपका उत्तरी, पूर्वी उत्तरी जिला है ये यूपी का। बात क्लियर हो गई? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर भी आप दे दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस सुनो,
करंट अफेयर के इन क्वेश्चनों को देख के लग रहा है कि हाँ करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आने चाहिए, है हल्के हैं क्या, है सही है, हल्के भी हैं भारी भी, मीडियम है। पहले आप हल्के पढ़ो, फिर धीरे 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 आपको वैसे क्वेश्चन लेके जाएंगे, और साप्ताहिक में एक करंट अफेयर्स की क्लास लगाएंगे। बताओ 53वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है? पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को किस आपका पुस्तक के लिए दिया गया है? तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है यादें यादें और यादें। देखो कितनी अच्छी पुस्तक है, नाम कितना है, यादें यादें और यादें। तो यादें 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 किसकी पुस्तक है? यो पुष्पा भारती। बड़ी फेमस हो गई, बड़ी फेमस हो गई। जब फेमस हो गई ना तो इस पुस्तक के लिए इस व्यक्ति को दे दिया गया है 53वां व्यास सम्मान। ठीक है, ध्यान रखना। वहीदा रहमान का भी नाम आ रहा है कहीं, है तो वहीदा रहमान को दिया गया है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। और ये कब दिया गया है इनको? 2023 में। और कौन से नंबर का? 57वां। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? 57वां। तो क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि 57वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? वहीदा रहमान। और 23वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती। कोई दिक्कत? आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और होंगे, बस आसान से ही होंगे, जहां तक है टफ नहीं होंगे इतने। बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बहुत देशों की यात्रा पे गए, है नहीं, और जितने देशों की यात्रा पे गए वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें क्या करा गया है? सम्मानित किया भी गया है। तो एक पुरस्कार उन्हें अलग से भी दिया गया है, लोकमान्य तिलक। जानते हो लोकमान्य तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू करा था बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू करा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम नल के या नरम दल के? गरम। गरम दल का नाम सुना होगा तुमने, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय। सिर में लाठी लगने से क्या हो गई थी? मृत्यु। लाल बाल, बाल से कौन हो गया? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, पाल से क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों के नाम गरम दल के लिए बहुत एक्टिव रहे, फेमस रहे। ठीक है, ध्यान रखना। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने? 2014। पैसे का विमुद्रीकरण कब किया गया पहली बार? विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? करेंसी का चेंज करना। कब किया गया था? 2016। तो जब 2016 में जो है मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन हल्का या भारी? ये आया था क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में, तो ये हल्का क्वेश्चन था। खैर इसका लेवल आना का, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं रहता ना लोगों को कि विमुद्रीकरण कब हुआ था। अब वो यही नहीं जानते ना विमुद्रीकरण क्या हुआ होगा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ को नहीं पता होता सडनली। तो विमुद्रीकरण होता है पैसे का, करेंसी का बदलना, चेंज करना। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसका आंसर दो। बताओ, एक क्वेश्चन रिपोर्ट से है, जो रिपोर्ट आती है वैश्विक नवाचार, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, भूखमरी में। हमारा भारत भूखमरी में पता तुम्हें कौन से नंबर पे? कौन से पे? 111। 111 नंबर पे हमारे यहाँ। 111 का मतलब ये कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग आज भी भूखे सोते हैं, भूख की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, 111 नंबर पे। बात तो जब है ना, जब टॉप 10 में आ जा, तब तो कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं मर रहा, सब खा पी के बढ़िया से सो सा रहे है नहीं। तो अब इधर देखो, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो विश्व स्तर पर नए नए काम भारत ने करे हैं, और कितने नंबर पे रहा? टोटल देश इसमें कितने? एक तो टोटल देश पूछे जाते हैं, तो टोटल देश इसमें कितने? 132। प्रथम नंबर पे देश आ जाए कि प्रथम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड। यानी पूरे विश्व में वैश्विक नवाचार सूचकांक के मामले में टॉप पे रहने वाला देश स्विट्जरलैंड है। और दूसरे पे अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे है स्वीडन। सेकंड पे कौन है? स्वीडन। और अगर आपसे कहे थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे है अमेरिका। थर्ड पे कौन है बेटा? अमेरिका। तो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे अमेरिका। अगर वो पूछे भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति इसमें 40 पे है, 40वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो है भारत की क्या स्थिति है, तो 40वें नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है और दूसरे पे स्वीडन है। मुझे बताओ स्विट्जरलैंड और स्वीडन किस महाद्वीप में आता है, तो यूरोप में आता है। कहां आता है? यूरोप। जितने भी इसमें टॉप पे रहते हैं ना देश, सब यूरोप के, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपका ये वाला स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, ओस्लो, बोलो, जितने भी देश है ना, सब कहाँ के? यूरोप। इससे पता चलता है कि यूरोप बड़ा खुशहाली का महाद्वीप है और बड़ा शांत महाद्वीप है। तो अगर आपसे कहे कि सबसे शांत और सबसे खुशहाली वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन एक बार और देख लो कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी करा जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें टोटल कितने देश थे 2023 में? 132। भारत की स्थिति क्या है इसमें? 40। पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। दूसरे पे कौन है? स्वीडन। तीसरे पे कौन है? अमेरिका। अब एक बात ये भी बता दो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये किसको जारी करता है, कौन से सूचकांक को जारी करता है? तो पर्यावरण वाला पढ़ते हो आप, पर्यावरण सूचकांक को जारी करता है, पर्यावरण सूचकांक। तो पर्यावरण सूचकांक को जारी करती है कौन सी संस्था? तो ये संस्था करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र मार्च, ये संयुक्त राष्ट्र मार्च जो ये संस्था है, ये कौन से सूचकांक को जारी करती है? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र मार्च जो संस्था है ये जारी करती है किसको? तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती है। ये कैसी रिपोर्ट जारी करती है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशहाली, कि खुशहाली में जो है वो कौन सा देश किस नंबर पर है। तो खुशहाली के लिए या हैप्पीनेस के लिए रिपोर्ट जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र मार्च। और पर्यावरण के लिए कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वैश्विक नवाचार सूचकांक के लिए कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा। और ये आपने सुना होगा यूएनडीपी, सुना है? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी जो होता है ये किसको जारी करता है? तो ये करता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, बड़ा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली संस्था यूएनडीपी। भूखमरी आपका हैप्पीनेस या खुशहाली की रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र मार्च। पर्यावरण सूचकांक को जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और नवाचार सूचकांक को जारी करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में टोटल कितने देश? 132। भारत की स्थिति 40। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में? स्वीडन किस महाद्वीप में? सबसे शांत महाद्वीप, सबसे प्रिय महाद्वीप, सबसे खुशहाली वाला महाद्वीप। क्लास समझ में आ गई होगी। ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगी फ्री, और एक क्लास और मिलेगी तुम्हें YouTube पे।